जो हमारे यहाँ शब्द है दोहन, तो गाय के जो 4 थन हैं उनमें 2 थन पे मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि चारों थन का दूध अगर बछड़ा पी लेगा या बछिया पी लेगी तो वो बीमार हो जाएगा, तो इसलिए 2 थन का अधिकार मनुष्य को दिया। तो दूहन वहां से आया है। भारत में आज अगर 10 आईफोन बिक रहे हैं तो उसमें से 7 ईएमआई पे हैं। अच्छा, 7 ईएमआई पे हैं, और बाकी जो 3 है उनमें भी कोई आश्चर्य ना हो कि वो क्रेडिट कार्ड का डेट रोल ओवर कर रहे हैं। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ भाई, आईफोन चाहिए क्यों, क्या है? मतलब ये सारा प्रेम आज आईफोन लेने से। हम खर्चे पाल लेते हैं और ऋण होता है और उसका दबाव आता है तो समाज में महिलाएं वेश्यावृत्ति की ओर जाती हैं। सिर्फ 30 वर्ष पहले पैसे का दिखावा हल की बात मानी जाती थी। नमस्कार, मैं देवांशु। आज हम एक विशेष परिचर्चा या संवाद के लिए यहाँ आए हैं, जिसके केंद्र में पूरे विश्व और प्रकारांतर से भारत, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय समाज में जो अर्थव्यवस्था और उसके नियोजन की जो दृष्टि थी वो कैसे बदलती जा रही है, पूरी तरह से बदल गई है। कैसे हम छोटी आय के लोग भी बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी करने लगे हैं, और एक तरह से जो हमारा आधार हुआ करता था घरों का, छोटे छोटे घरों का, जो बचत करने की जो एक व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से टूटती फूटती या नष्ट होती जा रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे मित्र श्री भरत शर्मा जी हैं। भरत जी मेरे मित्र तो हैं ही, लेकिन अत्यंत ही गंभीर अध्येता भी हैं और सामाजिक और आर्थिक विषयों पर शोध करते रहते हैं। बहुत देशों की यात्राएं भी कर चुके हैं और इन सब परिस्थितियों का बहुत ही गहन आकलन करते हैं। तो नमस्कार। नमस्ते। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आपने बहुत सारे देशों की यात्राएं की, उनकी अर्थव्यवस्था को भी देखा, एक तरह से आप इस क्षेत्र से जुड़े भी हुए हैं। लेकिन भारतीय समाज में जो ये बदलाव आया है या परिवर्तन आया है कि हम कहते हैं ना कि एक तरह से एक्स्ट्रावेजेंट हो गए हैं, और मतलब एक छोटा जो मध्य वर्ग है, मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जिसकी आय बहुत अधिक नहीं है, वह भी उपभोक्तावाद का जो एक बाज़ार है उससे अपने आप को बहुत आसानी से जोड़ ले रहा है और उसी प्रोसेस पर है। मतलब वो उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहता है। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए वो उत्सुक रहता है, क्योंकि चीज़ें जो हैं या वस्तुएं अब हमारे बाज़ार में बहुत ही छोटी छोटी ईएमआई पर उपलब्ध हैं। तो इसने कैसे इस तंत्र को प्रभावित किया है? ये जो प्रश्न है इसको मैं भिन्न भिन्न आयाम को देखता हूँ, और अंत में हम उसको एक सूत्र में पिरो के इसका उत्तर कहीं निकल के आएगा। तो एक तो हम ऐसे देखें कि ये जो पूरा ग्रोथ है, कि जीडीपी की ग्रोथ, और हमें बता दिया गया है कि साहब जीडीपी की ग्रोथ के बिना तो वही एकमात्र सुख का मैट्रिक्स है। तो बेसिकली कोई भी जो इकॉनमी ड्राइव हो रही है वो अर्थतः सारी आर्थिक गतिविधियां का जो आधार है वो है जो प्रकृति से आ रहा है। चाहे वो फूड कह लें, क्लोथिंग कह लें, टिम्बर कह लें, ये तो पारंपरिक है, हज़ारों वर्षों से चल रहा है। पर जो आप नॉर्मल जैसे कहें मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल है, तो आप आज कार देखें कोई भी कि जी बहुत हाई टेक है, सब है, उसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रकृति से नहीं आ रही? टायर का रबड़ आप उगा रहे हो, वो प्रकृति से आ रहा है। मेटल की माइनिंग आप धरती से कर रहे हो, और जो ईंधन है वो आ रहा है। आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे जा रहे हो तो वो निकल या जो भी मेटल्स हैं वो आ रहे हैं धरती से, और उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप कोई फ्यूल कर रहे हो। तो केवल आप सोलर या विंड के लिए कह सकते हैं कि साहब वो हम कंज्यूम नहीं कर रहे, बाहर से ले रहे हैं, पर उसका कन्वर्ट जो कर रहे हैं, चाहे फोटोवोल्टेइक सेल है, चाहे वो रोटर है। तो अंततः व्हेन वी से जीडीपी इज ग्रोइंग,
तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं इकॉनमी का हिस्सा देखूं, जो सर्विस सेक्टर है कि जी एडवर्टाइजिंग है, सॉफ्टवेयर है, तो एडवर्टाइजिंग एंड सॉफ्टवेयर अंततः कोई फिजिकल प्रोडक्ट को बेच रहा है। जो बेच रहा है वो तो कहीं प्रकृति से है। तो जब हम कहते हैं जीडीपी इज ग्रोइंग, और भारत का तो आधार बहुत छोटा है, आप अमेरिका की बात करें, 30 करोड़ की जनसंख्या है, या चाइना जिसने लक्ष्य रखा कि मुझे अमेरिका का लाइफस्टाइल चाहिए, तो क्या जो हमारे यहाँ शब्द है दोहन, तो गाय के जो 4 थन हैं उनमें 2 थन पे मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि चारों थन का दूध अगर बछड़ा पी लेगा या बछिया पी लेगी तो वो बीमार हो जाएगा, तो इसलिए 2 थन का अधिकार मनुष्य को दिया। तो दूहन वहां से आया है कि आप उतना लें जिससे सब सामंजस्य बना रहे, तो वो दोहन है। जब आप अपनी क्षमता से अधिक लेने लगें तो वो शोषण है। तो जो ये पूरा वेस्ट का एक मॉडल है, वो कहीं हमने आंख बंद करके स्वीकार कर लिया और उसको मान लिया कि ये है, जिसका अर्थ है कि अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का आप दोहन गलत शब्द है, शोषण करें, निकालें, अधिक से अधिक कंज्यूम करें, क्योंकि पिछले वर्ष से अधिक जब आप इस वर्ष करेंगे तो जीडीपी की ग्रोथ है, और तो कोई मार्ग नहीं है जीडीपी की ग्रोथ का, पिछले वर्ष से अधिक करें। तो आज अगर हम देखें कि जी ब्राज़ील में पूरे के पूरे रेन फॉरेस्ट अमेज़न के एक एक दिन में कई 100 फुटबॉल फील्ड जितने जंगल काट दिए गए, और ऐसा लगातार वर्षों तक हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ सोयाबीन उगानी है। क्यों? क्योंकि चीनी अधिक मांस खा रहे हैं, क्योंकि उन पे धन आया है, तो उन्हें अधिक सूअर पालने हैं, तो उसके लिए ये सोयाबीन चाहिए। तो ये अंततः यहाँ जा रहा है, और ये तो है फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड। अगर हम कंजम्पशन साइड देखें, तो जब ये हो रहा है कि साहब आपको अधिक से अधिक सेल करनी है, तो हम एक रैट रेस में दौड़ रहे हैं, कोई रुक के नहीं पूछ रहा क्यों। तो ठीक है, जो भारत जैसे देश जहाँ मूलभूत आधारभूत वस्तुएं जो एक हम मानते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ जिसको बोलेंगे, जिसमें कि आपको क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन, तो ये बेसिक हैं कि अपेक्षित होता है कि कोई समाज अगर ये अपने निवासियों को, नागरिकों को उपलब्ध करा रहा है, तो वो एक आप उसको कहते हैं कि हाँ वहाँ नागरिक स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, तो ये है। तो उस वो जब तक हम पीछे थे उतना किया, एक बात है, पर अब हम उससे आगे जा रहे हैं। तो ये जो पूरी इकॉनमी ग्रोथ का मॉडल है, ये कंजम्पशन लेड मॉडल है। तो कंजम्पशन में ये है कि भाई एक शर्ट, मतलब जब हम देखें, जो हम जब छोटे थे और शाखा जाते थे, तो जो हमारे प्रचारक आते थे, तो हमें ये बताया कि विशेषकर ग्रामीण परिवेश में प्रचारक वर्ष में 2 जोड़ी धोती कुर्ता, ऐसा। और हम सामान्य जो मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम परिवार, जो 70-80 के दशक में हम पैदा पले बड़े, तो जो अगर हम देखें तो हमारी क्या स्मृतियां हैं कि एक घर में एक बालक पे एक सफ़ेद एक जो सफ़ेद जूते होते थे, काले होते थे, एक घर की बाथरूम की चप्पल होती थी, ठीक। और ये मैं वो कह रहा हूँ जो विद्यालय जा रहा है, बस्ता लेके जा रहा है, मतलब ग्रामीण या उससे बेहतर है, ठीक है। पर आज हम देखें कि 30-40 जोड़ी जूते, 20 जोड़ी जूते, मतलब कोई कपड़ों की अंत नहीं। तो मतलब ये जो कंज्यूमरिज्म है, और ये हम मूलतः ऐसे नहीं रहे हैं। मैं एक प्रश्न बीच में पूछना चाहूँगा। जी जी। क्या भारत में जो ये परिवर्तन आया है, क्या उसके मूल में यह बात नहीं है कि जो एक ग्रामीण सभ्यता थी उसका पूरी तरह से क्षरण हो गया और बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग माइग्रेट कर गए शहर की ओर? जो माइग्रेट नहीं कर पाए वो भी जो गांव में रह रहे हैं, उनके सोच में भी ये परिवर्तन आ गया और वो भी उसी दिशा में, उसी
जो भेड़िया धसान जिसे हम कहते हैं उसमें जाने लगे? जी देखिए, बिल्कुल सही है। और ये ऐसा नहीं है कि अकारण है या ये रैंडम है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो बेसिकली ग्लोबल एलीट का जमावड़ा है, डावोस स्विट्ज़रलैंड में मिलते हैं और उनका एक एजेंडा है। तो उनका हमेशा ये रहा है कि शहरीकरण बढ़ाना है। तो ये ग्लोबल एलीट का डिक्लेयर्ड गोल एंड एजेंडा है कि टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन। और आप एक बात देखें, हिंदू जो इस्लाम और ईसाई दोनों आक्रमण हम बचा के ले गए। मतलब जब आप बहुत बड़ा कहते हैं ना, मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो बेसिकली शहरी साम्राज्य था। ग्रामीण क्षेत्र में वो बहुत कर नहीं पाए। मतलब ठीक है, मंदिर तोड़ दिए होंगे, ये कर दिया होगा, बट आमूल रूप से ग्रामीण समाज, सभ्यतागत या सांस्कृतिक रूप से जो नुकसान पहुंचाना था, जो आप कह रहे हैं, वो हम लड़ते रहे। हाँ। और हम इसलिए लड़ते रहे बिकॉज वी वर एग्रेरियन सिविलाइजेशन प्राइमरली। और नगर बेसिकली विनिमय के केंद्र थे, विक्रय मंडी एक प्रकार से आप कह लें। और बहुत सारी ऐसी मंडियाँ रही हैं, आप जैसे मंदसौर देखें, रतलाम देखें, तो ये और ऐसे भारत के हर प्रांत में कुछ एक ऐसे शहर हैं जो वैसे कोई बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है, वे मंडी के रूप में बड़े हैं। वो ठीक है, खेत आसपास का खेती हर क्षेत्र वहाँ आता है और उपज वहाँ से मंडी का काम हो रहा है, वो रहा है सदैव। तो ये 1960 के दशक के बाद से बहुत तेजी से जो ये एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करने का आरंभ हुआ। आज हम देख पा रहे हैं, तब हमें बताया गया कि जी हमारे पे तो सूखा है। बिल्कुल पड़ा था सूखा और विषम परिस्थिति थी। 65 का युद्ध झेला था और 62 झेला था और वो जनरल समय खराब था, पर हम उसको ठीक ठाक मतलब, पर जो ये मॉडर्न सीड्स लाई गई, तो जो हमारी जैविक विविधता थी वो समाप्त कर दी गई। भरत जी, एक टर्मिनोलॉजी जो है आजकल बड़ी देखने और पढ़ने में आती है, बाय नाउ पे लेटर। जैसे आप कुछ खरीदने जाते हैं सामान, उसमें भी आप ये देखते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कहीं होटल बुक कर रहे हैं तो उसमें भी आपके सामने ये ऑप्शन होता है कि वहाँ पहुँच टिकट करके, वगैरह में हाँ, भी, एयर टिकट में टिकट भी। तक में। तो क्या ये जो इस तरह का जो आक्रामक प्रचार तंत्र बनाया जा रहा है, क्या वो भारतीय समाज को सब कुछ खरीदने या पालने के लिए, मतलब उसको प्रेरित कर रहा है, उसको ये उसमें ये चीज़ें डाल रहा है कि नहीं आप सब कुछ खरीद सकते हैं, बाद में आप पे करेंगे, उसकी चिंता तात्कालिक नहीं है, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं भी हैं तो आप खरीद सकते हैं, और इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है, कुछ आपको डेटा बताना चाहूँगा। भारत में आज अगर 10 आईफोन बिक रहे हैं तो उसमें से 7 ईएमआई पे हैं। अच्छा। 7 ईएमआई पे हैं, और बाकी जो 3 है उनमें भी कोई आश्चर्य ना हो कि वो क्रेडिट कार्ड का डेट रोल ओवर कर रहे हैं। तो ये जो है, दो चीज़ें ड्राइव कर रही हैं। एक तो जो हमने 91 ऑनवर्ड्स लिबरलाइजेशन, और जब से सस्ता नेट आया, तो भले ही हम सब भाजपा मोदी जी संग के हैं, पर यहाँ जो एक फ्री हैंड दिया गया है, चाहे सोशल मीडिया कंपनीज हो, चाहे बिग टेक हो, चाहे ओटीटी हो, कि वो कुछ भी आके हमारे मस्तिष्क को दूषित करें, उसका एक दुष्परिणाम है कि जो पीढ़ियों से हमारे यहाँ संतोष हमने सीखा, हमारी माओं ने जो जिसके लिए इंग्लिश में एक टर्म है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अगर आप टिम फेरिस या जेम्स क्लियर जो एटॉमिक हैबिट्स के हैं, तो इन सब का जो पढ़ें तो वो कहते हैं साहब डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आपको परिणाम चाहिए, आपको जेई में सफलता चाहिए तो 2 वर्ष आप परिश्रम कर रहे हैं, वो परिणाम 2 वर्ष नहीं दिखेंगे। आपको शरीर बनाना है तो आप जिम जा रहे हैं तो पहले 3 महीने कोई परिणाम नहीं दिखता है, हार्डली ये नहीं दिखता है, उसके बाद दिखना आरंभ होता है। तो आपको लगातार यू हैव टू कीप स्लॉगिंग। तो हमारे यहाँ ये लक्ष्य रहा कि भाई डेट फ्री, डेट इज़ बैड, उधार नहीं लेना। पर ये सब पिछले 30 वर्ष में
इन सब विचारों को दकियानूसी बता दिया गया, हमें मूर्ख बता दिया गया। और ये है कि भाई आज ही उधार लो, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, जो चारवाक का रहा कि यतेन जीवेत सुखेन जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, कि उधार लेके घी पियो। तो हर कोई आज उधार लेके घी पी रहा है। जो जब मैं पैदा पला बड़ा, तो जो वो क्षेत्र है वहाँ सिर्फ पंजाबी ऐसा करते थे कि खूब कंजम्पशन वाला, और हम लोग थोड़ा हाथ बचा के करते थे। तो हमारे बड़े यही बताते थे कि देखो भाई, इन्होंने तो सब विभाजन देखा है, तो वो इसलिए वो अहमद शाह अब्दाली लूटता था, सब है सीमा पे युद्ध देखे, तो वहाँ एक चलता था खाता पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा, कि भाई आज का जीवन है जी लो, क्योंकि वो विषम परिस्थितियाँ थीं। तो नहीं मालूम था मृत्यु कब आ जाएगी, तो चलो आज को भोग लो जो आनंद है, वो तो अलग बात थी। पर बाकी जो जिस समाज ने लगातार युद्ध नहीं देखा, तो वहाँ एक ये था कि भाई जोड़ के चलना है, संतोष है, उधार नहीं करना, देनदारी नहीं रखनी, क्योंकि हम जन्म और अगले जन्म जन्मांतर का है, तो उधार रहेगा तो अगले जन्म आके उसको चुकाना पड़ेगा, तो हमें किसी का ऋण नहीं रखना, देनदारी नहीं रखनी। तो हम वो समाज रहे हैं, चोरी चकारी नहीं करनी, पैसे नहीं मारने। तो ये एक हिंदू चिंतन सदैव रहा है। पर ये जो पिछले 30 वर्ष में हमारी पूरी मानसिकता में बैठा दिया गया कि उधार लो, खर्च लो और भोग लो, एंड इट इज़ कूल, और आप जोड़ने जाड़ने का करो। अब हुआ ये कि ये वही समय है जब कई सारी और चीज़ें एक साथ हुई। आपका पूरी जो इंडस्ट्री है उसका फाइनेंशियलाइजेशन हुआ, हर चीज़ रुपए में आने लग गई, और आप चूंकि शहरीकरण भी उसी समय हुआ तो कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो जिन्होंने उधार लेके मकान ले लिए उनको ये स्ट्रैटेजी ठीक भी रही। तो आपने अगर एप्रिशिएटिंग एसेट लिए, जो जिसका मूल्य बढ़ रहा है, आज लिया, उधार लिया, 9-10-12% का ब्याज लिया, और उसकी गति भी बढ़ गई, या आपने स्वयं के रहने के लिए लिया, वो तो एक अलग बात है। अब क्या हो गया, उधार कंजम्पशन पे हो गया है कि आईफोन, आप मुझे बताएं आईफोन क्यों। मेरा एक छोटा सा व्यवसाय है, हमारे यहाँ एक बच्ची काम करती है, उसका कोई 22-23 हज़ार रुपये की सैलरी है, और उसके अभी मैरिज हुई, पति की सैलरी भी 25-27 हज़ार रुपये। तो उसने कहा सर मैंने अपने हस्बैंड को आईफोन गिफ्ट किया है और 2,500 की ईएमआई कटती है। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ भाई, आईफोन चाहिए क्यों, क्या है, मतलब ये सारा प्रेम आज आईफोन लेने से है? आज जिसकी क्या उपयोगिता है, उसमें ऐसा क्या फीचर है जो आपके सामान्य 12-15 हज़ार रुपये के एंड्रॉयड में नहीं है? हम क्यों ऋण ले रहे हैं, हम क्यों ऐसे खर्चे कर रहे हैं जिसकी। तो ये हमारी मन को रिफ्रेम कर दिया गया है। जब मैं बहुत छोटा था, मतलब जैसे 22-25 साल का, तो मैंने पढ़ा कि केलॉग्स मेक्सिको गया और उन्होंने 25 साल लॉस किया। तो 25 साल में मेक्सिकन्स ने अपने नाश्ते की हैबिट बदल ली और केलॉग्स का कॉर्नफ्लेक खाने लग गए। जो आज तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को बाबा रामदेव में दोष दिखता है, और कॉर्नफ्लेक में जो सारे न्यूट्रिशन है, शायद उसके गत्ते के डब्बे में ज़्यादा न्यूट्रिशन है कॉर्नफ्लेक्स की तुलना में। तो तो वो नहीं दिखता, पर ठीक है, वो जज साहब हैं, माय लॉर्ड हैं, अभी शेख मनु सिंघवी, खैर वो चर्चा छोड़ें, हम सब आप जानते हैं, तो उस पर चर्चा को लाभ नहीं। तो पर जो ये पैटर्न बदल दिया कंजम्पशन का, कि वो कॉर्नफ्लेक खा, तो मैं सोचता था एक समाज 25 वर्ष में बदल जाता है लगातार लॉस खा के। हम अपने सामने देख रहे हैं, ये पिछले 25 वर्ष में अपने सामने लोगों की मानसिकता बदलते देखी है। यही लोग, मतलब आप गाड़ी लेते थे, गाड़ी एक वही साधन था जिससे आप काम पे चले जाते थे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती थी। तो आप जो कम से कम ऋण लेके जो गाड़ी ले लो उतना लेते थे। अब ये हो रहा है कि भाई बड़ी से बड़ी लो, फैंसी गाड़ी ले लो, वही देख रहा हूँ क्षमता से अधिक वाली ले लो। क्यों भाई? ये वही देख रहा हूँ, वही समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि बड़े शहरों में, महानगर में, और जो छोटे शहर हैं कथित रूप से, उन दोनों के रहन सहन में कोई अंतर बहुत अधिक है नहीं, क्योंकि उन छोटे शहरों में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, और उसका कारण भी संभवतः यही है कि सब कुछ ईएमआई पर उपलब्ध है और आदमी आसानी से लोन लेकर। पंडित जी, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो सामान्य रूप से मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में आता नहीं, पर फाइनेंशियल मीडिया जैसे द कैन में पढ़ता हूँ, या लाइव मिंट, या बिजनेस स्टैंडर्ड, इनमें
कवर हुआ। कुछ एक घटनाएं जो हम, अगर आप घुसें, पूछें, तो हम दोनों क्या है, एक अपर मिडिल क्लास वर्ग से हैं, तो हमें ये नहीं छूती हैं। जो लैंडिंग एप्स, अभी तो आरबीआई ने पिछले 2 वर्ष में काफ़ी लगाम कसी है। पहले चीनी कंपनियों ने लैंडिंग एप्स यहाँ पे सेट किए और उसमें लोग 20-20, 25-25 हज़ार रुपये का ऋण ले लेते थे और उसके बाद उसकी किस्त बन जाती। अब वो जो ऐप आप उतारते तो वो आपके फ़ोन का सारा डेटा ले लेता है और यही काम एक रूप से थोड़ा बहुत आगे पीछे करके बजाज फाइनेंस कर रही है कि पहले आपको हर चीज़ का ऋण, लगातार फ़ोन कर रहे हैं, स्पैम हो रहा है और मैं समझ नहीं पाता, मतलब ये तो वो बजाज फैमिली है जो पानी पी पी के मोदी और भाजपा को कोसती है और कांग्रेस के वो फंडर्स रहे हैं और 10 वर्ष में मोदी सरकार में उनको खुला हैंड मिला हुआ है, स्पैम कॉल्स करते हैं सबसे, मतलब बीसीओ उन पे कंज्यूमर कोर्ट में केस चल रहे हैं, सैकड़ों, बीसीओ क्या सैकड़ों हज़ारों होंगे। तो ये सब है, तो और ऐसे और बहुत सारे हैं। तो वो जो लैंडिंग ऐप्स हैं उनसे वो है, और जो उसमें घटिया वाले, मैं बजाज फाइनेंस का नाम लेके नहीं कह रहा, अन्य जो हैं उन्होंने ऐसा किया कि और ये चीन में भी चला कि ऋण ले लिया, आप नहीं चुका पा रहे तो आपकी न्यूड वो खींच के आपको देनी है। वो उनके पास बतौर एक ब्लैकमेल के टूल के रूप में पड़ी है और अगर आपने समय से नहीं चुकाया तो चूंकि वो ऐप आपके फ़ोन में, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स का डेटा आ गया तो वो उसको भेजते हैं। ये हो रहा है और लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। ये मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जब हम खर्चे पाल लेते हैं और ऋण होता है और उसका दबाव आता है तो समाज में महिलाएं वेश्यावृत्ति की ओर जाती हैं। आप ये श्रीलंका में हुआ जब आर्थिक संकट आया, रूस में आर्थिक संकट जब आया था 90 के दशक में, तब बहुत सारी रूसी महिलाएं वेश्यावृत्ति में गई थी। मुझे बहुत दुख से पर गंभीरता से बात कह रहा हूँ कि आज ग्रामीण अंचल में आप यूट्यूब पे जाएं, 8 से 12 बजे के बीच में रात में बहुत सारी महिलाएं लाइव कर रही हैं। वो लाइव क्या कर रही हैं, अपने थोड़े थोड़े वस्त्र उतार रही हैं, अब वो पैसे आप भेज रहे हो उन्हें, तो ये है। तो ये समाज में ऑलरेडी हो रहा है। हम कौन से ग्राम्य जीवन वाली बातें कर रहे हैं भाई, वो हो गया 50-60 वर्ष पहले। हाँ, वह तो है ही, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। खाली कहने के लिए एक मन को दिलासा देने वाली बात है कि ग्राम्य जीवन और ये और वो। और शहरों में बल्कि वहाँ बहुत अधिक लालसा है अपने आप को कूल बनने की, शहरी सभ्यता में ढाल लेने की। आप और मैं तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी बोले, वहाँ आज ये आ रहा है कि हर वाक्य में 2 शब्द अंग्रेजी के डालने हैं। वो बधाई संदेश भी अंग्रेजी में ही देते हैं। आपने माउथ से वाटर पी लिया। सत्य कहा नहीं पंडित जी, वास्तव में ये कुछ इसी तरह की भाषा जो है सुनने में आती है। तो ये है, ये बहुत विचित्र सा। और एक चीज मैं और कहना चाह रहा था कि ये जो प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, ये प्रलोभन, वो तो है ही, लेकिन बहुत दूसरे तरीके से बहुत एग्रेसिवली दबाव भी बनाते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात कहता हूँ कि मेरा एक इंश्योरेंस था कार का, जो कि ख़त्म होने वाला था। उसके ख़त्म होने से 1 महीने पहले से ही मेरे पास फ़ोन आने लगे। दिन में हर दिन करीब करीब 2 फ़ोन आते थे। उसके बाद वो बढ़ते गए और मतलब मैंने झल्लाहट में आकर के उस कंपनी को छोड़ करके किसी दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस रिन्यू किया, लेकिन उसके बाद भी वो फ़ोन करते रहे। ये सब बातें जो हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आदमी को बहुत भीतर प्रभावित करती है। ये भी एक दूसरे तरह की स्ट्रैटेजी है ख़रीदारी करवाने की। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और देखिए, जो कुछ मिनिस्ट्रीज़ भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पूर्ण रूप से नाकाम रही हैं, उसमें टेलीकॉम मिनिस्ट्री बड़ा है। जिस स्तर पे स्पैम कॉलिंग बढ़ी है, उनका एक ऐप है रिपोर्ट करने का। मैंने एक बार 1 सप्ताह में कोई 250 फ़ोन रिपोर्ट किए, ठीक है, और मजाल उस पर, और मैंने फॉलो अप किया तो उसमें आ जाता नहीं हमने जांच की और ये कुछ नहीं है। तो ट्रू कॉलर में वो स्पैम दिखा रहा है कि 200 कॉल हो रही हैं 1 सप्ताह में, पर जो यहाँ टीआर आई है तो अब स्वाभाविक रूप से उन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ दी होंगी, वोडाफोन या जियो ने या भारती एयरटेल ने, तो हैं तो 3 ही। क्या आपको सॉफ्टवेयर पैटर्न नहीं बता सकता कि सामान्य व्यक्ति कौन है जो एक दिन में 300 फ़ोन कर रहा है? अच्छा। तो क्या वो सॉफ्टवेयर से नहीं ट्रैक कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहते नहीं हैं। ये हो सकता है, लेकिन हम
फिर मूल प्रश्न पर आते हैं कि यह जो प्रवृत्ति है बाज़ारवाद की, जो कि बहुत तेज़ी से हमारे घरों में घुसपैठ कर रही है, और मैंने ये देखा कि जो मुझसे बहुत ही जूनियर मीडियाकर्मी पहले थे जिनके साथ मैंने काम किया, वो भी मुझसे बहुत अधिक महंगा फ़ोन रखते थे और सबके पास बड़े अच्छे फैंसी फ़ोन्स होते थे। ये जो ललक है या जो बाज़ारवाद की जो प्रवृत्ति है, जो कि लोगों को ड्राइव कर रही है कि भई ईएमआई पर ले लें। तो ये सिर्फ़ फ़ोन की तो बात है नहीं, बहुत सारी वस्तुएँ खरीदी जा रही हैं, कार खरीदी जा रही है, फ़ोन खरीदे जा रहे हैं, बहुत तरह के एक्सेसरीज़ और भी हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसको आप भविष्य में कहाँ जा कर के इसको ख़त्म होते हुए देख रहे हैं, या इसका क्या नकारात्मक? मैं इसको एक दूसरे तरीके से देखता हूँ। हमारे यहाँ जो 3 वर्जनाएँ या जिनके प्रति सचेत रहना है, जहाँ अच्छे-अच्छे लोग लुढ़क जाते हैं, वो है कंचन, कीर्ति और कामिनी। तो आज आप देखें सब जगह ये हो रहा है। कामिनी खूब मल्टीपल अफेयर्स, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो अब एक प्रकार से मेन स्ट्रीम हो गया है। आदरणीय एकता कपूर जी ने किया और उनको राष्ट्र की सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। तो कि भाई हर एक के 2-4 तो साथ सोना ही चाहिए, मतलब ये तो सामान्य है। वो नहीं करेंगे तो आप कैसे जीडीपी बढ़ाएंगे? कॉन्डम बिकता है, सब है, तो ओयो की चल सेल ही उससे चल रही है, तो ये तो राष्ट्र की आप सेवा कर रहे हैं, पद्मश्री मिलना भी चाहिए उसके लिए। खैर, तो ये तो है, पर तो ये काम ही नहीं है। कंचन है धन की येन केन प्रकरण, लूट के, खसोट के, झूठ बोल के, जैसे चाहे ले लो, जो हिंदू सोच नहीं रही, अन्य ब्राह्मणिक सोच रही, हमारी नहीं रही। बिल्कुल सत्य बात है। और जो कीर्ति है, तो ये हमारे यहाँ देखिए कीर्ति क्या है, आप कीर्ति की जो कामना है, आज क्या हर कोई फेमस हो सकता है? नहीं। तो ये क्या हर कोई ये कह सकता है वाओ यू आर सो, हाँ, वो ठीक है, उसका साधारणीकरण तो हो गया तो है। जो हमारे यहाँ बताए कि मोह मत्सर मत, जो मतलब जो दुर्गुण बताए गए, जिनके प्रति गोस्वामी जी जगह जगह सचेत करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं, कि प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे ये लोभ और ईर्ष्या और इनसे, तो आज उसको मेन स्ट्रीम है, वो कूल है, वो ही बेचने का साधन है, सारा विज्ञापन इस पे चल रहा है। नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड, कि जो आप कपड़े पहनोगे, ऐसी महंगी साड़ी पहनोगे तो पड़ोसन जलेगी, आपकी गाड़ी ऐसी होगी तो पड़ोसी जलेगा। भाई पड़ोसी को क्यों जलाने, मैं अपना जीवन देखूं, मैंने उधार की किस्तें बांध रखी। तो ये जो है, ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे खेल रहा है, ये आसुरिक वृत्ति है, ये आसुरिक वृत्ति। और देखिए ऊपर जाना, अपने को सद्गुण की ओर ले जाना, तमोगुणी से अपने को मूलाधार से मणिपुर की ओर जो यात्रा है, वो बहुत परिश्रम की है। ऊपर से नीचे आना बहुत सरल है। असुर बनने के लिए, दुर्गुण में घुसने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सरल है। क्या कुछ भी नहीं करना, ऊपर जाने के लिए लगातार सचेत रहना है, सावधान रहना है। तो हमारे क्या हुआ कि जो हमारी वैल्यूज को हमने महत्वपूर्ण रखा, कि संयम, कि संतोष, कि अपना जितना है उसमें संतोष करना, ईर्ष्या नहीं, डहा नहीं, और उसको तो बताया गया तुम मूर्ख हो, और इन सब को बताया कूल हो। और आज जो पूरा सोशल मीडिया है, वो बेसिकली ड्रिवन ही असंतोष के लिए है, कि आप असंतुष्ट रहें, और वो असंतोष की पूर्ति आप शॉपिंग से करें। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, द अटलांटिक में था या द न्यूयॉर्कर में था, कि जो पूरे डेटिंग एप्स हैं, इनका गणित ही इससे है। देखिए मैरिज साइट में क्या है, आपका विवाह हुआ और आप एज अ कस्टमर समाप्त हो गए, ठीक। नाउ if you are a dating site and you have to keep reporting new numbers every year, listed company है, आपको हर वर्ष स्टॉक एक्सचेंज में हर क्वार्टर में दिखाना है नंबर्स आपके बढ़े, तो आपका तो जो सेटल हो जाएगा डेटिंग ऐप पे और सेटल हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, वो तो क्लाइंट खत्म हो गया, वो थोड़ी पे अगले महीने पैसे देगा, क्यों देगा। तो डेटिंग ऐप डिजाइंड है कि आप असंतुष्ट रहें, कि आर ऑलवेज लुकिंग फॉर बेटर वन। तो ये मैं केवल डेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ये बेसिकली आपकी साइकोलॉजी पे प्ले की जा रही है पूरी एडवर्टाइजिंग, सो दैट यू कीप बाइंग मोर एंड मोर। तो जो आप कंज्यूमरिज्म कह रहे हैं, वो तो उसका परिणाम है कि मैं और अधिक खरीदूं, पर वो उसके जो ड्राइवर्स हैं, उसकी जो मोटिवेशन है, किस कारण से नया खरीदूं, कि मुझे बाकी लोग वाह कहें या ईर्ष्या में आह कहें, और
जो जिसको कीर्ति है, कीर्ति वाली जो एक्सेस है, मैं उसको वो कर सकूं। तो मैं पहले कीर्ति का मार्ग बड़ा दुष्कर था, तो हमारे यहाँ धन कमाने के कोई नंबर नहीं थे। बड़े बड़े सेठ जो थे वो ये कोई नहीं कहता था तुम धनी हो या तुमने भोग लिया। आपकी कीर्ति इसलिए थी, आप अपने पुरखों की कीर्ति के लिए कुएं बावड़ी बनवाते थे, विद्यालय बनवाते थे, औषधालय बनवाते थे। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो हम वहीं से हैं, आसपास आप देखें सब धन्ना सेठों ने अपने पिता की माता की स्मृति में विद्यालय बनवाए, कॉलेज बनवाए, वो रुग्णालय बनवाए, डिस्पेंसरी बनवाई। तो ये है आज हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ आर बिजनेसेस, एंड टू शो ऑफ मनी इटसेल्फ पैरामीटर हो गया है। सिर्फ 30 वर्ष पहले पैसे का दिखावा हल्की बात मानी जाती थी, हल्कापन माना जाता था, कोई दिखाता था मेरे पास पैसे। आज हर जगह शो ऑफ है। तो शो ऑफ बेसिकली क्या है? कीर्ति कीर्ति कीर्ति। पर वो जो परिश्रम है, जो हमारा मॉडल था 30 वर्ष पहले तक का कीर्ति का, आपको शरीर बनाना है, आपको पढ़ना है, आपके सद्गुण पे आपकी कीर्ति थी। पैसा तो वो क्या है ना, सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के भी होए और संत समागम हरि कृपा तुलसी दुर्लभ दो। तो ये पैसा तो भैया सबसे हर कोई कमा लेता है। तो ये जो पूरा 30 वर्ष में हमारे माइंड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, हमारी माइंड के फ्रेमिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इस लेवल पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है कि अगर आप नाले के पास रहो तो एक आध 2 महीने के बाद नाले की बदबू आनी बंद हो जाती है। तो बेसिकली अब वो इतने लेवल पे हो गया है कि ये पॉडकास्ट लोग सुने, बातचीत सुने, तो हो सकता है वो सजग हो कि हाँ ऐसा हो रहा है, वरना आप किसी से पूछो वो कहेगा नहीं यही है, ऐसा ही है, यही होना चाहिए, यही ठीक है। तुम कैसी पुरानी बातें कर रहे हो, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, अरे ऐसा होता है क्या? क्या मतलब ये दान वान क्या बातें कर रहे हो? और खास बात, दान देके भी गुप्त दान बोलना भी नहीं। सही बात भाई, जो जीडी बाबू ने, जीडी बिरला ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो मंदिर है, वो पूरी उन्होंने इतना दान दिया बीएचयू बनवाने में मंदिर में, वहां पट्टी पे क्या लिखा है? महाराजा ग्वालियर 5 लाख रुपए, 5 लाख है 1920 के, आज के नहीं, मतलब आज के 50-100 करोड़ रुपए। और जीडी बाबू के आगे क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने और दिया, पर उन्होंने लिखना नहीं था। जब जैसा जैसा महादेव की कृपा और आदेश रहा, धन ही नहीं लिखा। तो ये है हमारी परंपरा। सिर्फ 30 वर्ष में हमने खत्म कर दिया कि चवन्नी देते तो फोटो खिंचवाते हैं, 6 केले दिए किसी को, तुम फोटो खिंचवा के डाल रहे। अबे यार, तुम मुझे क्या जलील कर रहे हो? मत दो भाई, इससे अच्छा तो उसकी तो मान मर्यादा का थोड़ा ध्यान रख लो। भरत जी, मेरा प्रश्न ये है, एक बार मैंने पहले भी ये पूछने का प्रयास किया था कि हमारी जो नई पीढ़ी है या जो आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि अभी ही हम ये बहुत बड़े स्तर पर देख रहे हैं जो हो रहा है, ये खरीदारी की प्रवृत्ति, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, तो उसको हम कैसे बचाएं इस बाज़ारवाद से? क्योंकि यह तो दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा और एक समय के बाद जो है ये भीषण रूप ले लेगा। तो उसको वापस ठीक करने के लिए, या भारतीय मूल्य व्यवस्था या नैतिक जो एक दृष्टिकोण था, उसको वापस उस दिशा में मोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये कोई इतना सुगम नहीं है, सरल नहीं है। जितने लेवल पे कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी आज है, मैं नहीं समझता कभी रहा है। क्योंकि पहले फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं था। मतलब आज शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इस सब के चलते जो पिछले 30-40 वर्ष का है सारा, हर जो वेल्थ है वो बेसिकली डॉलर या उसमें है, जबकि पहले वेल्थ फिजिकल एसेट में थी। दूसरा, पहले इतना मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं था। मतलब अगर एक सेठ जी थे तो वो अपना परिवार, कुनबा उतना ही स्केल हो सकता था। जो फिर स्लेव लेबर या मैन्युफैक्चरिंग आया, तो उसमें आप कुछ हज़ार एम्प्लॉय कर सकते थे। पर आज जिस प्रकार से हो रहा है कि गिग वर्कर्स हो गए, आपने उन्हें पेरोल पे भी नहीं रखा, तो अगर इंडियन रेलवे के 4 लाख एम्प्लॉय हैं, तो अमेज़ॉन के लिए जो डिलीवरी कर रहे हैं विश्व भर में, तो वो 4 लाख से अधिक हैं, जस्ट एक तुलना के लिए। और 15 वर्ष पहले अमेज़ॉन एग्जिस्ट, मतलब बहुत छोटे स्केल पे थे, 20 वर्ष पहले आरंभ हुई होगी, ऐसे 20-22 इसी इतने ही काल है, कोई बहुत वो नहीं है।
तो ये जो एबिलिटी टू स्केल एंड कंसंट्रेट पावर है, ये विलक्षण है। और ये जो लोग हैं, ये आपका मीडिया ओन कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का स्वामी जेफ बेजोस है, निजी रूप से। अमेजॉन का जो मालिक है वो वॉशिंगटन पोस्ट ओन करता है। जो ये माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ नेटवर्क है, उसका मालिक बिल गेट्स है। आप आशा करते हैं आपको सत्य मिलेगा। जो यूट्यूब है वो गूगल का है। आज यूट्यूब का जो व्यूअरशिप है वो बहुत सारे चैनल से अधिक है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। तो और वो कंट्रोल कर रहे हैं। और हमसे बड़ा देश जनसंख्या में केवल चीन है। अब मतलब हम बड़े हो गए, पर तो चीन ने तो बिग टेक, अमेरिकन बिग टेक को नहीं घुसने दिया। पर हमने गोरी चमड़ी के प्रति जो हमारे मन में एक ऐसा श्रद्धा और गुलामी का भाव है, तो हमने कहा आओ हमारे ऊपर नाचो, हमारे सिर पे चढ़ के। और वो जो उनका आता है वो हमारे चुनाव में दखल देते हैं, वो हर चीज़ करते हैं। और मैं आशा करता हूँ मोदी जी अब करेंगे, पर अब तक 10 वर्ष में तो हम नकेल कस पाने में विफल रहे हैं। और वो फिर एक अलग चर्चा हो जाएगी इधर उधर। तो कहने की बात ये है कि हम सोचें कि मीडिया से सच मिलेगा, नहीं, मीडिया से नहीं सच मिलेगा। इट्स अ लॉस्ट कॉज। तो ये तो सारा दायित्व माता पिता पे। तो जो सबसे बड़ी बात है ये हमें अपने बच्चे में देना है कि भाई हमें उत्तर अपने ईश्वर को देना है, राम जी को देना है, और वो आचरण से देना है। राम जी आचरण देखते हैं, राम जी धन नहीं देखते। तो ये बात हमें अपने बच्चों में बार बार दोहरानी है। और जब तक मेरा स्वयं का आचरण नहीं होगा, मैं बच्चे को कहूँ कुछ नहीं है। बच्चे तो आचरण देखते हैं। तो अगर मेरा स्वयं का आचरण होगा तो मैं अपने बच्चे को कहूँगा, उसे समझ आ जाएगी। मेरा स्वयं का आचरण ये है कि हवस है, और ले लो और ले लो, तो मैं आगे मेरे बोलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हाँ, ये सही है कि जब तक ये पारिवारिक जो स्ट्रक्चर है, परिवार का जो की जो संरचना है, जहाँ पर कि बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता से सीखता है अगर वहीं ये बात नहीं आई तो फिर ये आगे आने का कोई मतलब नहीं है। ये हम वहीं छोटे थे ना, मोरल साइंस करके एक चैप्टर होता था कक्षा 5 तक, सादा जीवन उच्च विचार, इस टाइप की चीजें होती थी। तो अब सादा भी जीवन उच्च विचार, तो मतलब कोई बोलो तो हंसते हैं। अब असल में एक तरह से देखें तो हम प्रोमोट करते हैं, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। माँ बाप ही जो है बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं और उनको हर चीज़ें दिलाने बिल्कुल के लिए बिल्कुल बिल्कुल। तैयार रहते हैं। तो ये प्रवृत्ति जो है बढ़ रही है और उनके कहीं भीतर भी। रुकना है नहीं। अच्छा, इसका एक और दुष्परिणाम है जो बहुत गहरा है एक समाज के रूप में, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। कि मैं अपने मन पे नियंत्रण रख सकता हूँ, क्षणिक आवेग में नहीं कर रहा, और एक बड़े लक्ष्य के लिए अपने ऊपर नियंत्रण रख सकता हूँ, निज पर शासन कर सकता हूँ। तो वो एक समाज की स्ट्रेंथ है। वही समाज आक्रमण से लड़ सकता है। जो समाज शीघ्र श्लथित हो जाता है, जो आज जो अच्छा लगा तुरंत वो कर लिया, कल कुछ और लगा वो कर लिया, तो तो ऐसे कमजोर बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, तो वो लड़ने लायक नहीं है। हाँ, सही बात। तो उन्होंने आपके को अंदर से खोखला कर दिया है। मतलब जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के वर्स्ट पीरियड्स में हम लड़के जीत लिए, बचा के ले गए, वो आज और कोई राष्ट्र नहीं है जिसने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों झेले और जीत के निकल गया। वो विचारधारा की लड़ाई हार रहे हैं वो हम अंदर से खोखले हो रहे हैं। सत्य कहा। ये संकट बड़ा है, लेकिन हाँ ठीक है, इसका हल भी वही है जो कि पारिवारिक व्यवस्था से निकलता है। देखिए, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे कभी भी हिंसा को एडवोकेट नहीं करना चाहिए। मैं वैष्णव हूँ, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि कोई आप मारो, हिंसा करो। पर अगर हिंसा जायज़ होती, लीगल होती, कर सकते होते, तो ऐसा जो हमारे मस्तिष्क के साथ खेल रहे हैं उनको साथ हिंसा करना, मैं मानता हूँ समाज के हित में ठीक रहता। मैं नहीं कह रहा हूँ हिंसा करनी चाहिए, पर दे आर राइट कैंडिडेट्स इफ देयर इज़ वन। बहुत धन्यवाद भरत जी इस चर्चा के लिए, और हम निकट भविष्य में एक बार फिर मिलेंगे किसी अत्यंत ही आवश्यक और सामाजिक सांस्कृतिक जिसे हम कहते हैं विषय, उससे जुड़ा हुआ कोई एक गंभीर जो है उस पर परिचर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम।
मैं आशा करता हूँ कि ये चर्चा आप लोगों को अच्छी लगी होगी और हम ये प्रयास करेंगे कि हर सप्ताह हम किसी न किसी विषय पर बातचीत करें और अलग-अलग विशेषज्ञों से भी, अपने साथियों से इस परिचर्चा में शामिल होने का प्रयास भी करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।